नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके गृह मंत्री अमित शाह के लिए समय वाकई अच्छा नहीं चल रहा। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ 9 सितंबर को, इसी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव है और दूसरी तरफ बीजेपी में बगावत का धुआं उठते दिख रहा है। और इसी धुएं में आज नितिन गडकरी ने चिंगारी लगा दी। नितिन गडकरी ने कुछ ऐसी तल्ख बातें की कि मोदी जी के चाणक्य अमित शाह आग बबूला हो गए। अब दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं नितिन गडकरी की, जिनके ताज़ा बयान ने खलबली मचा दी है बीजेपी में। गडकरी ने नागपुर में एक मीटिंग में कैमरे के सामने कह दिया कि जो लोगों को मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता है। यानी इशारा सीधे तौर पर किसकी तरफ था? ये लोग वहां बैठे समझ गए कि जो लोगों को मूर्ख बना सकता है वही देश में सबसे अच्छा नेता है। अब गडकरी जी और मोदी जी, इनकी जो अदावत है नंबर 1 को लेकर, ये बड़ी पुरानी है और समझने वाले समझ गए कि ये इशारा, ये तंज, ये कटाक्ष किस तरफ है। क्योंकि गडकरी ने पहली बार ऐसा नहीं कहा, वो पहले भी चोट पहुंचा चुके हैं गुजरात लॉबी को। पहले जरा उनकी बात सुन लेते हैं। हालांकि मराठी में बोले हैं, लेकिन आपको हिंदी में उसका ट्रांसलेशन दिखेगा। मनापासून खरं बोलण्याला मनाई आहे आणि जो लोकांना सगळ्यात जास्त मूर्ख बनवू शकतो तो सगळ्यात चांगला नेता होऊ शकतो। अब दोस्तों, गडकरी यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपना हमला और तेज किया और स्पष्ट किया और बिना मोदी और शाह का नाम लिए उनकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है या जो उनकी राजनीति का तरीका है उस पर भी उन्होंने तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में राजनीति करना, धर्म की आड़ में, धर्म को आगे रखकर राजनीति करना समाज के लिए बहुत नुकसानदायक है और नेता जहां घुसते हैं आग लगाए बिना नहीं रहते हैं। यानी कुल मिलाकर जो धर्म पर जो तड़का लगाया जा रहा है, जो मोदी जी जिस तरह की बातें करते हैं या अमित शाह जिस तरह की हुंकार भरते हैं धर्म को लेकर, सीधा उस पर हमला था। अब दोस्तों, जो सवाल है वो ये है कि उपराष्ट्रपति के निर्णायक चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले नितिन गडकरी, टॉप लीडर बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, इस तरह का तंज क्यों कर रहे हैं गुजरात लॉबी पे, और गुजरात लॉबी वाकई परेशान क्यों है। अब मेरी आज बीजेपी के एक नेता से बात हुई जो शाह के भी करीब हैं। उनका ये कहना था कि भाई मिस्टर शाह इसलिए नाराज़ हुए, इसलिए आग बबूला हुए क्योंकि उनको लगा कि ये टाइमिंग नहीं है। इस तरह की बातें वो भी नितिन गडकरी, एक बीजेपी का सीनियर लीडर, कह रहा है दिस इज़ नॉट द टाइम, ये वो समय नहीं है। जिस वक्त बीजेपी के सांसदों को एकजुट करना है उस वक्त आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। गलत मैसेज जा रहा है, गलत मैसेज बीजेपी के अंदर से सार्वजनिक हो रहा है, ये अमित शाह का मानना था। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आपसे करना चाह रहा हूँ कि अगर इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। दोस्तों से कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि आपके समर्थन से, आपकी हौसला अफजाई से ही ये चैनल चलता है, आपकी आवाज़ से ही ये आवाज़ है। इसलिए ये चैनल आपका है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। कमेंट ज़रूर लिखिए क्योंकि कमेंट से हमेशा मुझे आइडिया मिलता है अगले वीडियो के लिए। अब दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव से हफ्ते भर पहले ऐसे नाजुक वक्त पर नितिन गडकरी जैसे सीनियर लीडर ने इस तरह की बातें क्यों की, और वो भी सार्वजनिक तौर पे की, कैमरे पर की, ये तो गडकरी ही बता सकते हैं। लेकिन उनके करीबी लोगों का कहना है गडकरी के कि पिछले कुछ दिनों से गडकरी बहुत नाराज़ हैं गुजरात लॉबी से, और उसकी वजह यह है कि जिस तरह से उनके परिवार को, उनके बेटों को टारगेट किया गया बिजनेस को लेकर, उससे वो क्षुब्ध हैं। और उनको ऐसा लगता है, ऐसा शक किया जा रहा है कि जो पत्रकार गुजरात लॉबी के करीब हैं, यानी जो पत्रकार मोदी और शाह के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस हमले को इनिशिएट किया है। और शायद इसी वजह से गडकरी ने मौका देखते ही पलटवार कर दिया। हालांकि नाम गडकरी ने भी नहीं लिया मोदी और शाह का, लेकिन हमला उनका बहुत स्पष्ट है। अब ये जो गडकरी और मोदी की ये जो अदावत है, जो लड़ाई है, ये क्यों तेज़ होती चली जा रही है, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा।
लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि मिस्टर शाह गडकरी के इस तंज पर आग बबूला क्यों है। अब पॉइंट नंबर एक ये है कि गुजरात लॉबी को लगता है कि बीजेपी में जो असंतुष्ट सांसद हैं, जो सेटिस्फाइड नहीं है, बीजेपी के नेतृत्व से खुश नहीं है, वो कुछ खेल कर सकते हैं, यानी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, यानी इधर का वोट उधर डाल सकते हैं। अब ये उनको एक शक है और इसलिए उनको लगता है कि ये बयान गडकरी को इस वक्त नहीं देना चाहिए था। और पॉइंट नंबर 2, अमित शाह को ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी में कुछ असंतुष्ट सांसद खेल कर सकते हैं। दरअसल अमित शाह ने अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में अमित शाह के साथ भी ऐसा हुआ। अमित शाह के जो कैंडिडेट थे संजीव बालियान, वो भी इस चुनाव में खड़े थे और सामने बागी उम्मीदवार बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी खड़े थे। हुआ क्या कि संजीव बालियान की जगह बहुत से बीजेपी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करी एक तरह से और रूडी यानी जो बागी उम्मीदवार थे उसको जिता दिया। तो आप कह सकते हैं कि शाह जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खेल हुआ, इससे थोड़ा सा घबराए हुए हैं, थोड़ा भरोसा उनका कम हुआ है। और पॉइंट नंबर 3 ये है कि अमित शाह को लगता है कि जो लोग राजीव प्रताप रूडी जैसे लोग या और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको लगता है कि जो उनके नहीं है, उनकी गुड बुक्स में नहीं है, या उनके कहीं ना कहीं उनसे वो असंतुष्ट हैं, ऐसे सांसद नितिन गडकरी से बात कर रहे हैं, ऐसे सांसद शिवराज सिंह चौहान से बात कर रहे हैं, राजनाथ सिंह से बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे हैं, कोई येदुरप्पा से बात कर रहा है, कोई वसुंधरा से बात कर रहा है। यानी इस तरह के जो सांसद, इनका घुलना मिलना उन लोगों से है जिससे गुजरात लॉबी कंफर्टेबल नहीं है। और कुल मिलाकर ये आप कह सकते हैं कि जब से मोदी सरकार अल्पमत में आई है, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब दोस्तों आज का बड़ा सवाल ये है कि क्या नितिन गडकरी की तरह बीजेपी में कई नेता हैं, कई सांसद हैं जो खुश नहीं हैं मिस्टर मोदी से, मिस्टर शाह से, और मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। और क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान से होता है, सीक्रेट बैलेट से होता है, यानी किसने किसको वोट दिया इसकी पहचान नहीं हो सकती, और जो पार्टी लाइन है उसको फॉलो करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इसीलिए इसको सीक्रेट बैलेट करते हैं। तो क्या इसलिए मिस्टर शाह थोड़े से घबराए हैं, प्रेशर में, उनको लगता है कि कहीं कुछ खेल ना हो जाए। और वैसे भी मोदी जी बैसाखियों पर चल रहे हैं, जिसमें से एक बैसाखी मिस्टर नीतीश कुमार, उनकी तबीयत नासाज है, और जो दूसरी बैसाखी है नायडू बाबू की, वो थोड़ा सा नाराज़ हैं और बिना बैसाखियों के मोदी जी आगे चल नहीं सकते। तो क्या बहुत सी ऐसे स्थितियां हैं, ऐसी सिचुएशन है, ऐसे कारण हैं कि मोदी और शाह दोनों प्रेशर में हैं 9 सितंबर की तारीख को लेकर। ये एक बड़ा सवाल है और इसी को लेकर आज मैंने 2 ऐसे खास मेहमानों को बुलाया है, क्योंकि बात नितिन गडकरी की है, मोदी की है, जो इस अदावत को बरसों से देख रहे हैं, जो नितिन गडकरी को बहुत करीब से जानते हैं, वही बता पाएंगे कि गडकरी के दिमाग में क्या चल रहा है। जो मोदी को भी जानते हैं, तभी हम नतीजे पर पहुँच पाएंगे, सही निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे। तो 2 खास पत्रकार हैं, दोनों ही नागपुर के, दोनों ही बेखौफ हैं, निडर हैं। एक प्रकाश पोहरे साहब हैं, बड़े सीनियर, वो आपके साथ जुड़ रहे हैं, नितिन गडकरी को 35-40 वर्षों से जानते हैं। और हमारे साथ एक और पत्रकार हैं विवेक देशपांडे, वो भी नागपुर से सीधे लाइव होंगे, उनको भी सुनिएगा, पिक्चर एकदम क्लियर होगी, क्योंकि अंदर की बातें आप सुनने जा रहे हैं। पोहरे साहब भाई, आपके तजुर्बे पे मुझे बिल्कुल शक नहीं है, आपकी बातों पर पूरा भरोसा है। मैं ये जानना चाह रहा था कि गडकरी साहब ऐसा कोई मौका छोड़ते नहीं हैं जहां वो मिस्टर मोदी या शाह पर कोई कटाक्ष ना करें। आखिर ऐसी वजह क्या है, जरा खुलकर बता दीजिए आज, वजह क्या है। उसके बाद मैं देशपांडे जी के पास आऊंगा, वजह क्या है इस तरह का जो तंज करते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है दीपक भाई, अगर आप देखेंगे तो ये पिछले 2-4 दिनों के अंदर कुछ चैनल के ऊपर ये जिस तरीके से नितिन गडकरी, उनके बेटे, उनके ऊपर जो ये सारी बातें हो रही है कि उन्होंने इथेनॉल से इतना पैसा कमाया, वो अगर किया वगैरह, तो ये जो बातें चल रही है, ये एक बात ध्यान में रखिए, ये अभी चल रही है। क्यों चल रही है भाई? नितिन गडकरी ने क्या कल फैक्ट्री या पिछले हफ्ते में फैक्ट्री खोली है क्या उनके बच्चों ने, या धंधा उन्होंने खोला है क्या? और क्या नितिन गडकरी अकेला आदमी है क्या कि जिसके बच्चे कुछ बिजनेस कर रहे हैं और ये कर रहे हैं? ये तो भारत के अंदर कई लोग, ऐसा मेरे हिसाब से करीब 300 कंपनियां हैं जो इथेनॉल बना रही है और बेच रही है। तो सिर्फ नितिन गडकरी के बच्चों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? अमित शाह के बच्चे को क्यों नहीं टारगेट? अमित शाह के बच्चे का धंधा, हाँ?
मैंने पोहरे साहब आपकी बात मान ली कि नितिन गडकरी पुराने बिजनेसमैन हैं, वो बिजनेस करते हैं, आज से नहीं, राजनीति में जब आए उसके बाद से बिजनेस करते हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके लड़के भी बिजनेस दसियों साल से कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि बीजेपी की तरह अगर कांग्रेस आरोप लगाए नितिन गडकरी पर या हम आरोप लगाएं तो भाई ठीक है, हम पत्रकार एंटी एस्टेब्लिशमेंट खबरें करते हैं। कांग्रेस अगर आरोप लगाए, आम आदमी पार्टी आरोप लगाए तो ठीक है। ये जो बीजेपी से जुड़े पत्रकार हैं, जो बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े पत्रकार हैं, वो गडकरी पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या ये आपको लगता है गुजरात लॉबी के इशारे पर हो रहा है, गडकरी को डाउन करना? ये मैं पूछ रहा हूं आपसे पोरे साहब। दीपक भाई, मैं आपको 2013-2014 की पुरानी बात याद दिलाता हूं। उस समय पे नितिन गडकरी को वापिस से अध्यक्ष नियुक्त करने की बातें चल रही थी। उसी समय पर नितिन गडकरी की जो कंपनी थी पूर्ति करके, वो पूर्ति के अंदर ऐसा हुआ वैसा हुआ, उनके बाद में उनके इनकम घर के टैक्स, जो कुछ इनकम टैक्स का विषय निकला, उसके बाद में उनके घर के गाड़ी के गराज के अंदर कोई छोटी बच्ची 3 साल की वो मृत पाई गई, जी वो अंदर चली गई गलती से, उसने दरवाजा बंद कर लिया, फिर उसके बाद में जी वो गर्मी या हवा जिसके कारण गई वो। अभी वो अच्छा, वो तो ठीक है भगवान दया से कि वो छोटी बच्ची थी 3 साल की, वो बड़ी रहती थी तो कुछ और भी कुछ नया करते। तो ये उस समय का समय आप देखिए, टाइमिंग देखिए, मेन बात तो वो उस समय पे भी नितिन कौन लोग गडकरी। कर रहे थे? कौन लोग कर रहे थे वो? नहीं, वो तो जाहिर है जिनको नितिन गडकरी चलता नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि नितिन गडकरी उनको चलाने वाले नहीं है, तो ऐसे लोगों को तो ऐसा आदमी चाहिए कि जो उनकी सुन के सत्ता में बैठेगा, बैठने के बाद में सत्ता में उसकी सुनेगा। तो इसीलिए नितिन गडकरी उनके हाथ का कठपुतली होने वाला आदमी नहीं था, तो इसीलिए उनको वो तो आदमी चलता नहीं था। जो गुजरात लॉबी है, आप क्या समझते हैं? तो ये उनके थ्रू सारे काम खेल हो रहे थे, ये जो भी है। अभी दुनिया में सबको पता है, महाभारत में तो पूरा सबको पता है कि ऐसी कौन सी लॉबी है कि जो ये मोदी जी के पीछे और अमित शाह के पीछे खड़ी है, इनके कठपुतली पे काम करती है। तो ये ही लोगों का काम था कि ये नितिन गडकरी वापिस से अध्यक्ष ना बने, क्योंकि अगर नितिन गडकरी उस समय पे अध्यक्ष बनते थे भाजपा के, तो आपको मालूम है राजनाथ जी वगैरह ये जो लोग है ये नहीं चाहते थे। अभी आपने नाम ही पूछा तो मैंने बता दिया आपको। हाँ, बड़ी बात तो पोरे साहब ने बड़ी मेरा बात कही। पोहरे साहब ने बड़ी बात कही। पोहरे साहब ने कहा कि ये लड़ाई पुरानी है, गडकरी वर्सेस मोदी। गडकरी जब अध्यक्ष थे, दोबारा अध्यक्ष बन रहे थे 2014 में, उस वक्त भी गडकरी के खिलाफ कीचड़ उछाला गया था और मिस्टर पोहरे का शक है कि ये खेल भी गुजरात लॉबी ने किया था, उनके अपने इंटरेस्ट। मेरा विवेक देशपांडे जी के पास आ रहा हूँ। विवेक देशपांडे जी, आप क्योंकि गडकरी को भी राजनीति उनकी भी देख रहे हैं कई वर्षों से, बीजेपी की राजनीति देख रहे हैं, आरएसएस की भी राजनीति देख रहे हैं, आरएसएस का जहां मुख्यालय नागपुर में, वहीं से आप इस वक्त लाइव हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, क्या विवेक भाई आपको लगता है कि गडकरी को कोई ऑफर दिया जा रहा था, कोई बड़ा ऑफर दिया जा रहा था, उसकी भनक गुजरात लॉबी को लग गई और इस वजह से मोदी और शाह की तरफ से जो उनके पत्रकार थे, जो मोदी और शाह के गुड बुक्स में थे, उन्होंने हमला शुरू किया गडकरी पर, उनके बच्चों पर? क्या आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल राइवलरी है, ये सत्ता का संघर्ष है जो हम देख रहे हैं? दीपक जी, बिल्कुल दोनों बातें हैं। देखिए, गडकरी जी ने अभी फिर एक बार अपरोक्ष रूप से मोदी जी पर कटाक्ष करना, जो बात वो कह रहे थे कल के प्रोग्राम में, वो कोई भी यही कहेगा कि वो कटाक्ष जो है मोदी जी के खिलाफ है, क्योंकि सबसे अच्छे नेता बीजेपी के माने जाने वाले मोदी जी ही है। और सबसे अच्छा नेता वही होता है जो सबसे सबसे ज्यादा मूर्ख बनाता है, ये गडकरी जी कह रहे हैं। तो सीधा कटाक्ष मोदी जी के ऊपर है, ये तो बिल्कुल कहा जा सकता है, इन्फ्रेंस ये बिल्कुल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। और गडकरी जी के इस उनके जो बेटों के कंपनियों के बारे में जो कुछ भी रिपोर्ट आज अभी हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से, जो मीडिया में चर्चा है, वो बिल्कुल पूर्ति की याद दिलाती है 2013-14 की। और उस समय प्रधानमंत्री के तौर पर बीजेपी के दूसरी बार अध्यक्ष बनने के बाद फिर आगे जाकर उनको प्रधानमंत्री बनाना है, ये आरएसएस का प्लान था, ऐसी चर्चा थी। उसको फाइल करने के लिए उस समय पूर्ति का प्रकरण निकाला गया और वो बीजेपी के अंदर से ही सब सारे कागजात पत्रकारों को बांटे गए। अब जब ऐसा लग रहा है कि शायद गडकरी जी को बीजेपी के अध्यक्ष पद की तो ऑफर है, या फिर गडकरी जी को आने वाले समय में प्रधानमंत्री के तौर पर आरएसएस प्रोजेक्ट करना चाहता है। फिर एक बार ऐसा कुछ लग रहा था
और ऐसा इस चर्चा के बीजेपी के अंदर चलते शायद जो गुजरात लॉबी, आप जिसको गुजरात लॉबी कह रहे हैं, वो सडनली एक्टिव हो गई और गडकरी जी के बारे में जो चर्चा हो रही है मीडिया में, वो चर्चा शुरू हुई। अब ये बात अलग है कि उस चर्चा में दम हो सकता है, जो कुछ भी इस स्कैम की बात लोग कर रहे हैं वो सचमुच एक स्कैम हो भी सकता है, उसको हम उसके बारे में कोई जजमेंट हम यहाँ पास करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन चर्चा का समय, टाइमिंग ऐसा है कि जिससे ये लगता है कि गडकरी जी को कोई ऑफर बीजेपी संघ की तरफ से कुछ ऑफर है जो बीजेपी में एक बड़े पद पर उनको बिठाना चाहता है, शायद अध्यक्ष पद पर बिठाना चाहता है, या फिर हो सकता है आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, और इसलिए गडकरी जी को उस लिहाज से पूरी तरह से पार्टी से खारिज कर देना, उनको उसके लिए लायक न छोड़ना, इस दृष्टि से कुछ एक अंदर से एक कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ हुई हो, इसकी पॉसिबिलिटी को हम डिनाई नहीं कर सकते जी। ठीक है, बात जो है विवेक देशपांडे की बातों में दम है। उनका एक तरह से ये कहना है कि गडकरी को कुछ बड़ा पद ऑफर हो सकता था या आरएसएस कर रही हो, जिसकी भनक गुजरात लॉबी को लगी हो और तब ये कैंपेन हो रहा है। और आश्चर्यचकित बात यह है कि राहुल गांधी या विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उन्होंने हमला नहीं किया, हमला जो गडकरी पे किया वो बीजेपी से जुड़े पत्रकारों ने किया, उस इकोसिस्टम ने उन पर हमला किया। ये एक बड़ी बात देशपांडे इशारा कर रहे हैं। तोरे साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इस बात की चर्चा है कि बीजेपी में कई लोग जो मोदी से खुश नहीं है, शाह से खुश नहीं है, कुछ अपने मुख्यमंत्रियों से खुश नहीं है, कोई योगी से खुश नहीं है, तो कोई मोहन यादव से खुश नहीं है। इस तरह के जो नाराज लोग हैं, जिनको पिछले 11 साल में मोदी और शाह ने कोई पद नहीं दिया, हमेशा किनारे रखा, ऐसे लोग क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि गडकरी का कैंप भी कहीं ना कहीं मोदी और शाह के अगेंस्ट जा सकता है? बीजेपी में, आरएसएस में और कोई ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर बीजेपी के या पर्टिकुलरली ये दोनों जो जोड़ी है शाह और मोदी की, इनके खिलाफ में कोई नाराज नहीं है, ऐसा मुझे तो कोई भयंकर लोग नाराज है। यानी कोर हार्ड वर्कर जो आरएसएस के भी जो लोग है ना, मुंबई में मेरे कई मित्र है, अभी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन आने वाला है उसके अंदर जब ये बातें हुई तो वहां के लोगों ने बता दिया कि भाई हमने तो पार्टी को बता दिया कि हम आपके साथ में नहीं, हमको कोई काम मत दीजिए। इतने लोग नाराज है। देखिए, मैं आपको इतना बताता हूं कि ये जो बातें फिलहाल में चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जिनको नितिन गडकरी नहीं चाहिए ऐसे लोगों की ये सारी करतूतें है, पहले हमको समझना चाहिए। दूसरी बात में ऐसा है कि नितिन गडकरी ने ये जो कुछ बोला है, इसका समय आपको देखना चाहिए। ये मैं ऐसा समझता हूँ कि दिस इज दी नेल इन दी लास्ट नेल इन दी कैफिन हो गया है नितिन गडकरी की तरफ से, इनका अभी फिलहाल में जो भी इन्होंने किया है, क्योंकि मतलब नितिन गडकरी का आखिरी हमला कह रहे हैं आप, हो रहा है अपना उपराष्ट्रपति का जी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 90 अभी ज्यादा जो डिफरेंस है वो 90 सीटों का है, और 90 सीटों का अंतर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जबकि चंद्रबाबू नायडू मैं करेक्ट कर दूं, 62 सीट की लीड है, सारे बैठे ही है, ताक में बैठे हैं। मैं 62 सीट की अंतर है, 62 सीटों की लीड। ठीक है, अभी ये तो और ज्यादा क्लियर हो गया, मैं तो 90 की समझ रहा था। हाँ, तो ये तो कैसा है, चंद्रबाबू नायडू है, केसीआर है, उसके बाद में ये अपना शिंदे है हमारा मुंबई का, तो ऐसे कई लोग ऐसे बैठे हैं कि जो ताक में बैठे हैं कि ये कब मिलता और इनको फटका मारे। पोरे साहब, एक चीज तो तय है कि गडकरी साहब की नाराजगी दिख गई है मोदी और शाह के खिलाफ, जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं और कैमरे पर बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी में इस तरह के बहुत से सांसद हैं, नेता हैं जो नाराज हैं मोदी से, शाह से, और क्या 9 सितंबर को जो वोटिंग होगी एमपीज की, उसमें आपको लगता है बीजेपी के कई सांसद खेल कर सकते हैं, क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? देखिए, जब बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए, ये कहावत है। इन्होंने मुझे बताइए किसको नहीं सताया? क्या इन्होंने शिंदे को नहीं सताया? क्या इन्होंने अनिल देशमुख को या नायडू को या केसीआर को, इनको नहीं सताया? और ये कोई मोदी जी के या बीजेपी के तत्व इनको बड़े पसंद आए हैं इसीलिए ये उसमें साथ में है, ऐसे तो कोई बात है ही नहीं। इन्होंने तो उनको जिस तरीके से ईडी के माध्यम से ब्लैकमेल करने की कोशिश किया,
तो वो हिसाब से ये लोग सब मजबूरी में इनके साथ में आए हुए हैं, एक बात ध्यान में रखो। तो ऐसे कंडीशन के अंदर इनको जब ये मौका मिला है इतना धनखड़ के कारण, अच्छा धनखड़ का मौका भी इन्होंने बीजेपी ने खुद दिया, क्या जरूरत थी धनखड़ को ये तरीके से करने की, लेकिन धनखड़ ने जो किया उसके कारण वो जज के ऊपर उन्होंने ये किया, तो उसके कारण जो उसको जज को बचाना चाहते थे, तो ये सारे विषय हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जब इनको मौका मिला है, ये नहीं छोड़ेंगे, मैं बताता हूं आपको। और आप तो बोल रहे भी 60-65 वोटों का ही अगर फर्क रह गया है तो ये 62 मौका सीट्स की लीड है। हाँ बस, तो अभी ये मौका नहीं खोएंगे, मैं इतना आपको गारंटी से लिख के देता हूं। पर ये बात में कोई दम नहीं है। ये जो नितिन गडकरी के बारे में ये लोग जो बोल रहे हैं ना, तो ये जो इथेनॉल का वगैरह है, देखिए इथेनॉल बनाने वाली करीब करीब 300 कंपनियां हैं, सिर्फ इसको क्यों पकड़े भाई? और वैष्णवी को पकड़ो ना, अश्विनी वैष्णव को पकड़ो आप। इसके तो भी कम से कम कंपनी है, वाकई में इथेनॉल बनाता है, देता है, इनके बेटे देते हैं, और वो मंत्री के बेटे करके बिजनेस नहीं करना चाहिए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अश्विनी वैष्णव की तो एक बात देखिए, उसकी तो ड्यूबियस कंपनी है, ड्यूबियस ट्रांजैक्शन है, सारे के सारे कंप्लीटली ड्यूबियस ट्रांजैक्शन, सिंगल क्लाइंट है, सिंगल क्लाइंट। तो मैं ये पूछ सकता हूं पोरे साहब, क्या आपको लगता है क्रॉस वोटिंग हो सकती है? क्रॉस वोटिंग बीजेपी की तरफ से हो सकती है? अगर ये मौका विपक्ष ने हाथ से गंवाया तो मैं ऐसा समझूंगा कि विपक्ष नंबर 1 बेवकूफ है, इतना ही मैं बोलूंगा। ये मौका उन्होंने नहीं खोना चाहिए हाथ में से, इतना मैं बोलता हूं आपको। जी, पोरे साहब बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बहुत नाराजगी है, बहुत ज्यादा नाराजगी है बीजेपी के अंदर, और जिस तरह से नितिन गडकरी को टारगेट किया जा रहा है, नितिन गडकरी की लॉबी नाराज है, बीजेपी के सांसद नाराज हैं, सहयोगी दल नाराज हैं। क्रॉस वोटिंग हो सकती है, विपक्ष के पास मौका है कि इस सेंटिमेंट्स को कैप्चर करें वो। विवेक देशपांडे जी, क्या आपको लगता है, लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है? और आज की तारीख में मोदी और शाह वाकई उनका भरोसा पार्टी के भीतर भी नहीं है? और इसमें कोई शक नहीं, और ये मौका भी है ऐसा अपोजिशन के हाथ में कि इस मौके को अगर उन्होंने अपने हाथ से जाने दिया तो फिर आने वाले कई साल तक उनको ऐसा मौका फिर से नहीं मिलेगा। ये बात स्पष्ट है, बिल्कुल मैं पूरे से बिल्कुल सहमत हूँ इस मामले में। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो इलेक्शन हुआ, वो अगर कोई इंडिकेटर है, उसको अगर हम कोई इंडिकेटर माने, तो बिल्कुल हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग कम से कम ये तो होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को बदला जाए। बीजेपी की सत्ता बनी रहे, लेकिन इनकी जोड़ी जो है उसको निकाल दिया जाए, ये तो हो ही सकता है। क्योंकि देखिए, कुछ भी हो गया तो बीजेपी सत्ता तो नहीं छोड़ेगी। बीजेपी के जो सांसद है, जो इसमें मतदान करेंगे, वो बीजेपी को सत्ता से खारिज तो नहीं होने देंगे, वो तो बीजेपी के पक्ष में ही करेंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है, और बाकी जो सहयोगी दल है, वो तो यही सोचेंगे कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सोचना चाहिए उन्होंने, मतलब वो सोचते हैं कि नहीं सोचते मुझे पता नहीं, लेकिन कल जाकर हमारी भी वही हालत हो सकती है जो बाकी अपोजिशन पार्टीज की हुई। इस बात को ध्यान में रखते हुए, बीजेपी का चाल चरित्र जो है उसको ध्यान में रखते हुए, अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और बाकी सारे सहयोगी दल जो है, वो अगर इस मौके का फायदा उठाते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि नैया डूबने में कोई समय नहीं लगेगा। और ये बहुत ही क्रूशियल इलेक्शन एक प्रूव होने जा रहा है भारत की राजनीति में। इससे बड़ा मौका सत्ता बदल का शायद ही कभी इस देश में किसी विपक्ष के हाथ लगा हो। इसका क्या वो फायदा उठाएंगे? क्या वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता को खत्म करेंगे? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, हमको पता नहीं। लेकिन मौका तो उनके हाथ में आया है, और गडकरी जी को जिस तरह से खत्म करने की और इस कंपटीशन से बाहर करने की जो कोशिश हो रही है, शायद वो कोशिश भी एक लास्ट डिच एफर्ट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसी है जो बीजेपी के अंदर से ही हो रही है, ताकि उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद सर्वाइवल बना रहे अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जोड़ी का। इसी का मुझे लगता है उसी कड़ी में ये इस गडकरी वाले स्टेटमेंट को भी देखना चाहिए, उनके खिलाफ जो कैंपेन हो रहा है उसको भी देखना चाहिए। जी, पोरे साहब, लास्ट एक छोटा सा 30 सेकंड का जवाब चाह रहा हूं आपसे। क्या आपको लगता है कि गडकरी की तरह राजनाथ सिंह भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है?
और अगर मैं कहूं शिवराज सिंह चौहान भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है मोदी और शाह से, और इस तरह के और भी कई नेता हैं, राजीव प्रताप रूडी हैं, रविशंकर प्रसाद हैं। क्या बीजेपी में कई बड़े नेता कंफर्टेबल नहीं है? और अगर रिप्लेसमेंट होता है मोदी का विद इन बीजेपी के अंदर, तो कुछ ना कुछ खेल हो सकता है उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद। तो ये तो सारी बातें जो है दीपक भाई, वो डिपेंड सिर्फ ये उपराष्ट्रपति के चुनाव के ऊपर ही है। देखिए, अभी आपको मालूम है कि हाउस के अंदर जैसे नारे लगे, वोट चोर गद्दी छोड़, उसके बाद में तड़ी पार गो बैक, तो ये कहने का मतलब लोगों के ऊपर जो एक डर था, इनका आतंक था, वो निकल गया, ये पहले दिखा था। और उसके बाद में जिस तरीके से धनखड़ विपक्ष को बोलने नहीं देते थे, तो कहने का मतलब अभी उसके जगह पे अगर इंडिया आघाड़ी गठबंधन का अगर आदमी अगर चुन के आता है, तो ये तो खासा पूरा पलट ही जाएगा। इतनी अगर बेवकूफी, ये अच्छी छोटी बात अगर विपक्ष नहीं समझता है, तो ये सारी बातें मोदी घर को जाएगा या नहीं जाएगा, ये डिपेंड है सिर्फ उपराष्ट्रपति के चुनाव के ऊपर। ये बात पहले समझिए आप। बिल्कुल जी। वो चुन के आए और मोदी घर को गए, इतनी बात समझो। बड़ी बात कह रहे हैं पोरे साहब, कह रहे हैं कि अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई खेल होता है और इनको लगता है कि जमीन इस तरह की है जहां पर खेल हो सकता है, क्योंकि नाराजगी बहुत ज्यादा है। नाराजगी सिर्फ विपक्ष को ही नहीं है मोदी और शाह से, सिर्फ सहयोगी दलों को नहीं है, बीजेपी के भीतर भी लोगों में नाराजगी है, लोग गुस्से में हैं, और कहीं ना कहीं बगावत का धुआं समय समय पर हमें दिखता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जिस तरह से अमित शाह का जो उम्मीदवार हारा, उससे ये बगावत का धुआं स्पष्ट दिखा है। पोहरे साहब और विवेक देशपांडे, इन दोनों एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब तो विपक्ष को ही तय करना है कि क्या वो सहयोगी दलों को, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, क्या नायडू बाबू से संपर्क स्थापित होता है, या फिर जो न्यूट्रल पार्टीज हैं जिसमें जगन मोहन है, जिसमें नवीन पटनायक के 7 सांसद हैं, जिसमें बीआरएस यानी केसीआर के चंद्रशेखर राव के 4 सांसद हैं, कई ऐसे लोग जो तटस्थ हैं, क्या विपक्ष मेहनत करके उनको अपनी तरफ ला सकता है? क्या मौके का फायदा उठा सकता है विपक्ष? और अगर मौके का फायदा उठाता है विपक्ष, तो 9 सितंबर को अगर मोदी और शाह गच्चा खाते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में, तो उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। बीजेपी के भीतर ही रिप्लेसमेंट हो सकता है, ये दोनों एक्सपर्ट कर रहे हैं। विवेक देशपांडे जी, आप आए, सो नाइस ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। और पोरे साहब, आप दिल्ली के महाराष्ट्र सदन से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला अपनी व्यस्तताओं के बावजूद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।